हेलो एंड वेलकम टू इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज जेएसएक्स, जेएसएक्स एक्सप्रेशन क्या है, जेएसएक्स एट्रीब्यूट्स क्या है, जेएसएक्स इफ स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं जेएसएक्स के अंदर, और लूप कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट जो सेशन था उसमें हम लोग डिस्कस किया था रिएक्ट इंस्टॉलेशन वगैरह के बारे में। उसमें थोड़ा सा फर्स्ट प्रोग्राम बना करके हम लोगों ने देखा था और कैसे सर्वर स्टार्ट करना है, ये सारा चीज हमने लास्ट वाले वीडियोज में बनाया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को एक बार आप देख लीजिएगा। यहाँ पे कि जेएसएक्स होता क्या है, तो जेएसएक्स का फुल फॉर्म होता है जावा स्क्रिप्ट एक्सएमएल, इज अ सिंटैक्स एक्सटेंशन ऑफ जावा स्क्रिप्ट। सिंपल सा जो जावा स्क्रिप्ट है उसी का एक एक्सटेंशन है, used in React to describe how the user interface should look। यानी जावा स्क्रिप्ट का जो पहले जो था या जावा स्क्रिप्ट जो भी है नॉर्मली उसी का एक्सटेंशन है जेएसएक्स, जिसमें रिएक्ट के जरिए हम लोग उसमें कोड को लिखते हैं जेएसएक्स में, ताकि मेरा जो यूजर इंटरफेस दिखे वो कैसा दिखेगा। इट लुक्स वेरी सिमिलर टू HTML। जैसे नॉर्मल HTML का जो कोड हम लिखते हैं वैसे इसका भी कोड होता है, बट इज मोर पावरफुल बिकॉज इट अलाउज यू टू एम्बेड जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली इनसाइड HTML लाइक कोड। यानी जो HTML का जो कोड है उसको डायरेक्टली आप जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, और या HTML कोड है उसके अंदर भी जावास्क्रिप्ट का जो कोर्स जो कोड होता है उसको भी हम एम्बेड कर सकते हैं। ठीक है, तो JSX makes your code more readable and declarative instead of using plain react.createElement। अब एक react.createElement है जिसके जरिए ओल्ड जो भी था उसमें हम लोग यूज करते थे react.createElement यूज करके। ठीक है, तो वैसे ना करके और रिएक्ट जो create.createElement है, react.createElement है, इसको यूज ना करके हम लोग सिंपल सा कोड लिखते हैं जो काफी क्लियर होता है, रीडेबल होता है। ठीक है, हम लोगों को रिएक्ट का जो ओरिजिनल कोड होता है react.createElement इस तरीके से यूज करके हमको कोड लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है। सो जेएसएक्स यूज हम लोग करते हैं तो सबसे पहला इसका बेनिफिट है रीडेबल है और सिंपल है, HTML कोड की तरह होता है ताकि कोई भी डेवलपर आसानी से उसको लिख सके। कंबाइंस यूजर इंटरफेस एंड लॉजिक, सो आप HTML कोड प्लस जावास्क्रिप्ट दोनों एक साथ लिख सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में लॉजिक हम लिख सकते हैं, HTML के जरिए यूजर इंटरफेस बना सकते हैं। JSX is compiled into optimized JavaScript, तो परफॉर्मेंस इसका फास्ट होता है। दूसरा है कि एक कंपोनेंट फ्रेंडली है, लाइक JSX makes React components easy to create। यानी JSX के जरिए हम लोग React कंपोनेंट आसानी से बना सकते हैं। अब होता है क्या है कि JSX का जो कोड हम लोग लिखेंगे और JSX में जो भी कोड लिखते हैं वो ब्राउजर डायरेक्टली उसको क्या करता है, उसको नहीं समझता है। जैसे कि हमने लिखा इस तरीके से कॉन्स्ट एलिमेंट इक्वल टू H1 टैग के अंदर कुछ लिखा, यानी एक सिंपल सा कोड है JSX का, ये ब्राउजर समझती नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कंपाइलर है बेबल। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, बेबल क्या है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट कंपाइलर है जो कन्वर्ट करता है इसको रिएक्ट के फॉर्म में। तो रिएक्ट तो ब्राउजर समझता है तो उसको कन्वर्ट करता है इसमें रिएक्ट के फॉर्म में इस तरीके से। सेम ये जो लाइन है इसको वो रिटर्न करता है कॉन्स्ट एलिमेंट इक्वल टू रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और टैग का नाम, फिर कुछ पैरामीटर्स होता है, फिर मैसेज होता है। तो इस तरीके से कन्वर्ट करता है। अगर इस तरीके से मुझे लिखना पड़े कोड को तो कोड एक इजी नहीं होता है उस चीज को समझना और उस चीज को लिखना। लेकिन JSX में हम लोग क्या करते हैं, कोड को आसानी से लिख सकते हैं, इसलिए ज्यादा पॉपुलर है JSX। और जब JSX में कोड को लिखते हैं तो रिएक्ट, बाकी मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, एक डेवलपर को कुछ नहीं करना पड़ता है, वो रिएक्ट ऑटोमेटिकली उसको समझता है, कन्वर्ट करता है उसका जो कंपाइलर है, और फिर ब्राउजर पे क्या रिटर्न होना चाहिए वो प्रोवाइड करता है। JSX
का कुछ रूल्स है जो समझना पड़ेगा जब हम JSX यूज़ करेंगे। मस्ट रिटर्न अ सिंगल पैरेंट एलिमेंट, मतलब कि आप मल्टी लाइन्स का जो कोड है वो डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक ही पैटर्न को पैरेंट को रिटर्न करता है। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल करके हम लोग देखेंगे कोड में। पहले अभी आप क्लियर समझ लीजिए कि होता क्या है सारा चीज। यानी जब रिटर्न कर रहा है तो सिंगल पैरेंट ही रिटर्न करेगा, मल्टीपल पैरेंट्स को रिटर्न नहीं करेगा। इसीलिए अगर मल्टी लाइन्स का कुछ कोड होगा तो उसको या तो डिवीजन टैग के अंदर रैप करना पड़ेगा सिंपल, या फिर एक रिएक्ट का फ्रैगमेंट होता है, फ्रैगमेंट यूज आपको करना पड़ेगा। इसके अंदर जो हम क्लास लिखते हैं वो क्लास ना लिख करके वहाँ पे क्लास नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है? जो भी टैग्स है उसको क्लोज़ करना पड़ेगा। दूसरा जो एट्रिब्यूट्स होता है, वो एट्रिब्यूट कैमल केस में यूज़ करना चाहिए। जैसे कि आप सिंपल ऑन क्लिक है, तो ऑन क्लिक से कैपिटल होना चाहिए, टैब इंडेक्स है तो आई कैपिटल होना चाहिए। तो इस तरीके का कुछ रूल्स है। दूसरा चीज़ है कि अगर जावास्क्रिप्ट का कुछ एक्सप्रेशन यूज़ करना है एचटीएमएल कोड में, तो वहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे। तो जो भी हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं वो ट्रीट करेगा वो जावास्क्रिप्ट का कोड है, और ये सारा चीज़ का प्रैक्टिकली करके हम देखेंगे। अभी जस्ट कंसेप्ट को समझना है। उसके बाद होता है जेएसएक्स एक्सप्रेशन क्या है? तो जेएसएक्स एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है? ये attributes work similar to HTML but with some important differences. बेसिक एट्रीब्यूट्स होता है जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट, कॉन्स्ट एलिमेंट, इमेज, एसआरसी, लोगो, पीएनजी, इस तरह का ये टैग आपने एचटीएमएल में लिखा होगा। इसमें एसआरसी और ये सब क्या है, एक सब एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। तो कैमल केस में क्या होता है, आपका जो क्लास का होगा क्लास नेम यूज करना पड़ेगा, फॉर का होगा एचटीएमएल फॉर लिखना पड़ेगा, टाइम इंडेक्स है तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैक्स लेंथ है तो मैक्स लेंथ एल कैपिटल होना चाहिए, ठीक। तो कॉन्स्ट एलिमेंट इसमें लिखना पड़ेगा आपको H1 क्लास नेम टाइटल, अगर टाइटल नाम से कोई क्लास बना हुआ है सीएसएस में तो हम लोग डायरेक्टली क्लास नहीं लिख सकते हैं, क्लास नेम लिखना पड़ेगा, एन कैपिटल लिखना पड़ेगा। स्ट्रिंग होता है इसके अंदर से, स्ट्रिंग लिटरल्स हो गया, जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा है H1 टाइटल इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, ये सब क्या है, स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन को हम जब लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, जैसे कि एक वेरिएबल हमने लिया कॉन्स्ट नेम इक्वल टू राकेश लिखा, राकेश एक स्ट्रिंग वैल्यूज है जो नेम वेरिएबल के अंदर है, और इसको जब हम मुझे शो करना होगा H1 टैग के अंदर तो मुझे टाइटल यहाँ पे अगर यूजर डिफाइन देना होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे और यहाँ पे वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये क्या दिखाएगा, टाइटल में राकेश दिखाएगा। इस तरह से कुछ बुलियन एट्रीब्यूट्स होता है, जैसे कि नॉर्मली इनपुट टाइप चेक बॉक्स यूज करेंगे और चेक इज इक्वल टू ट्रू करेंगे कर्ली ब्रेसेस में, या फिर डिफॉल्ट चेक्ड, इस तरीके से हम लोग एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे। बुलियन एट्रीब्यूट्स बेसिकली है जिसका कि चेक बॉक्स या फिर रेडियो बटन के साथ हम लोग लिखते हैं जो बाय डिफॉल्ट चेक होना चाहिए उसके लिए। ये सारा चीज आपने एचटीएमएल में यूज किया होगा, लेकिन यहाँ पे कैसे करना है वो आपको समझना है। इनलाइन स्टाइलिंग अगर करना है तो इनलाइन स्टाइलिंग के लिए क्या होता है, स्टाइल एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट्स नॉट अ स्ट्रिंग लाइक एचटीएमएल। ये ऑब्जेक्ट को समझता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट एलिमेंट H1 स्टाइल और डबल कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे यूज हुआ, जहाँ पे कलर कॉलन रेड, यानी एक ऑब्जेक्ट की तरह इसको ट्रीट कर रहा है, ठीक है। यानी इसके ऊपर इस वाले स्टाइल को अप्लाई कर देगा। इवेंट एट्रीब्यूट्स होता है, जैसे कि ऑन क्लिक हो गया, क्या इवेंट एट्रीब्यूट्स हो गया। अब उस पर क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग एरो फंक्शन यूज करके अलर्ट हेलो एक मैसेज है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, इवेंट भी इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस जो दिख रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब हो गया ये क्या है, एक तरह का जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये आपको समझना पड़ेगा। कुछ है जैसे कि एक हमने एक वेरिएबल लिया इमेज यूआरएल, जिसमें एक इमेज का नाम दिया हुआ है, और इज लार्ज एक वेरिएबल है जिसमें कि हमने बुलियन टाइप वैल्यू डाला है, ट्रू डाला है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हमने कॉन्स्ट एलिमेंट इक्वल टू इमेज, आईएमजी टैग लिया,
एसआरसी इमेज यूआरएल जो वेरिएबल का यहाँ पे है, यानी डायनेमिक एट्रीब्यूट्स हो गए। यहाँ पे फिक्स नहीं हमने दिया कि कौन सा इमेज है, यहाँ पे जो भी इमेज यूआरएल के अंदर जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे इमेज डिस्प्ले करेगा। और इसका एक क्लास नेम इज लार्ज यहाँ पे पहले चेक करवाया, अगर इज लार्ज है ट्रू होगा तब क्या करेगा, एक लार्ज कॉलन स्मॉल लार्ज जो होगा अप्लाई करेगा। तो लार्ज कुछ क्या होगा, क्लास का नाम बना हुआ होगा जो अप्लाई करेगा। अगर ये फॉल्स होगा तो स्मॉल एक क्लास बना होगा सीएसएस में, वो अप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो चीजें हैं ये डायनेमिक है, डिपेंड कर रहा है इज लार्ज का जो वैल्यू है उसके ऊपर और इमेज यूआरएल का जो वैल्यू है इसके ऊपर डायनेमिकली चेंज। यानी इस तरीके से हम लोग जेएसएक्स के अंदर एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। कुछ रूल्स रेगुलेशन दिया हुआ है इसके साथ ही। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, हैबिट आपकी बनती हुई चली जाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि एट्रीब्यूट्स क्या है, एन एक्सप्रेशन इन एनी वैलिड पीस ऑफ कोड दैट इवैल्यूएट्स अ वैल्यू, एक्सप्रेशंस का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जेएसएक्स लेट्स यू एम्बेड जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन इनसाइड दिस वन। जब भी हम एक्सप्रेशन लिखते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट्स लाइक इफ और नॉट। यहाँ पे जो दिया हुआ स्टेटमेंट्स लाइक इफ फॉर आर नॉट अलाउड डायरेक्टली। जब हम जावा कोड का जेएसएस के अंदर जो कोड लिखते हैं जावा स्क्रिप्ट का, उसके अंदर इफ या फॉर जो लूप होता है ये हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, लेकिन उस कोड के बाहर हम यूज कर सकते हैं, जेएसएस के बाहर में हम इसका यूज कर सकते हैं। एक्सप्रेशंस में क्या होता है, वेरिएबल्स हो गया, लिटरल्स हो गया, लिटरल्स या स्ट्रिंग नंबर्स, मैथ्स कैसे, मैथ्स का कुछ फंक्शंस है, फंक्शंस को कॉल कैसे करना है, कंडीशनल एक्सप्रेशन कुछ दिया हुआ है, एरे दिया हुआ है, मैपिंग करने के लिए दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट है। ये सारे चीज को हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सिंपल तरीका समझना है कि अगर जेएसएस के अंदर हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेयर होता है लेट, उसके बाद वेरिएबल का नाम, उसके बाद जो वैल्यूज है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज है एक वेरिएबल है नेम, जिसके अंदर हम डबल कोड यानी इसको समझेगा कि स्ट्रिंग वैल्यूज है। अगर ऑब्जेक्ट टाइप का कुछ बनाना होगा तो हमने बनाया कॉन्स्ट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर हमने वैल्यू डाला है कलर, यानी एक प्रॉपर्टी और वैल्यूज के पेयर में है, मैंने की है और वैल्यूज है तो इस पेयर में है। तो कलर कॉलन रेट फॉन्ट साइज, इस तरीके से हमने क्या बना दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। इसी तरीके से अगर एक यूजर टाइप का हमने क्या बनाया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर फर्स्ट नेम डाला, लास्ट नेम डाला और उसका वैल्यू मैंने, ये एक सिंपल है कि वेरिएबल ऑब्जेक्ट कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं और किस तरीके से वैल्यूज हम उसके अंदर डालते हैं। अगर एरे डिक्लेयर करना है तो एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, कॉन्स्ट फ्रूट्स, और फिर इस तरीके से वैल्यू को हम पास करते हैं। अगर बुलियन टाइप का वेरिएबल बनाना होगा तो कॉन्स्ट इज लॉग्ड इन, इस तरीके से वेरिएबल है। उसके बाद आप बाय डिफॉल्ट फॉल्स यहाँ पे हमने असाइन कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपका जो कुछ वेरिएबल्स जैसे रोल है, इज एडमिन है, इस तरह क्या ये सारे के सारे एक नॉर्मल वेरिएबल्स है, ऑब्जेक्ट्स है, या फिर आपका एरे है जो बताती है कि किस तरीके से जेएसएस के अंदर हम इसको डिक्लेयर करेंगे और यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे, प्रोग्राम के अंदर कोड करके देखेंगे सारा चीज को। दूसरा चीज है कि इफ एंड एल्स। तो जेएसएस के बाहर अगर हम लोग इफ एल्स का यूज करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या किया है, एक वेरिएबल लिया है इज लॉग्ड इन, जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट ट्रू असाइन कर दिया गया है, एक सिंपल वेरिएबल है। ठीक है, बुलियन टाइप। और एक वेरिएबल हमने बनाया है मैसेज के नाम से। अब यहाँ पे चेक किया है इफ इज लॉग्ड इन, यानी इसका वैल्यू अगर ट्रू है तो मैसेज के अंदर ये वाला चीज असाइन कर दो, एल्स ये वाला मैसेज असाइन कर दो किसके अंदर, मैसेज के अंदर। और मैसेज एक वेरिएबल है, इसको अगर शो करना है तो हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस में यूज करते हैं, यानी इसको ये क्या करेगा, शो कर देगा। तो ये कहाँ यूज होगा, जेएसएक्स के बाहर में। लेकिन जब हम जेएसएक्स का यूज करेंगे तो वहां पे इस तरीके से यूज नहीं करना होगा, वहां पे हम लोग को यूज करना पड़ेगा एरो फंक्शन यूज करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, इसको बोला जाता है IIF, यानी इमीडिएटली इन्वोक्ड
फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। ये यूज करके हम डायरेक्टली JSX के अंदर इफ का यूज इस तरीके से कर सकते हैं, इफ, एल्स इफ या फिर एल्स का यूज कर सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे दिया, यानी एक ही लाइन का अगर लिखना होगा तो टर्नरी ऑपरेटर वहां पे होता है, जैसे डिवीजन डायरेक्टली हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा, इज लॉग्ड इन, यानी अगर इसका वैल्यू ट्रू है देन ए वाला मैसेज को डिस्प्ले करो, यानी इसको दिखाओ, अगर ये फॉल्स है तो इसको दिखाओ, ठीक है। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे कि टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज होता है। इसी तरीके से एक लॉजिकल ऑपरेटर होता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ठीक है, जिसको कि इन लाइन में हम यूज करते हैं। जैसे हमने एक सिंपल सा कोड लिखा और यहाँ पे एक वेरिएबल लिया इज एडमिन, इसका वैल्यू ट्रू किया। अब यहाँ पे दिया हेलो यूजर इज एडमिन, यानी अगर ये ट्रू है देन ये जो बटन है डिलीट यूजर उसको दिखाएगा, अदरवाइज उसको इन्वोक नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद जो लूप है, लूप का भी हम लोग देखेंगे। लूप इसके अंदर होता है कि मैप यूज करके कर सकते हैं, या फिर आप आउटसाइड जेस के अंदर हम नॉर्मल जो फॉर लूप है उसको यूज कर सकते हैं, फॉर ईच यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉट डायरेक्टली मैप यूज करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। या फिर कंडीशनल और लूप हम यूज कैसे करेंगे इस चीज को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अपना ओपन करते हैं जो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड है, ठीक है। मैं मैं ये आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे आ, उसको रन करना है, सर्वर को कैसे प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है npm के थ्रू, ठीक है। ये सारा चीज मैंने पहले से बता दिया है और मैं ये समझ रहा हूँ अभी कि आपको वो चीज पता है, इसलिए मैं यहाँ पे वो चीज को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सारा चीज फिर से मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि जो विजुअल स्टूडियो में जो पहले मैंने प्रोजेक्ट बनाया था विजुअल कोड में, मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया, ठीक है। और मेरा सर्वर भी ऑलरेडी क्या है यहाँ पे स्टार्ट है, ठीक है। और मेरा जो ब्राउजर है, इस ब्राउजर के ऊपर मेरा इसको ओपन करके मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि मेरे कोड के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो मेरा अंदर क्या है, आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले index.html ये एक पेज है जो सबसे पहले इस पेज को ओपन करता है। इस पेज में क्या करता है, वो सिंपल सा एक डिवीजन है जिसका आईडी रूट है, इसको कॉल कर रहा है, ठीक है। इसको कॉल कर रहा है और ये एक जावा स्क्रिप्ट है JSX है, उसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। यानी ये जो है ये डायरेक्टली कॉल कर रहा है, किसको कॉल कर रहा है, ये कॉल कर रहा है आपके main.jsx के अंदर। और main.jsx के अंदर हमने क्या किया, मेरा एक कंपोनेंट बना हुआ है app.jsx, उसको हम रेंडर यहाँ पे किए हैं, app, उस कंपोनेंट को कॉल किए हैं, बस इसमें कुछ नहीं किए हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ app.jsx, इसके अंदर एक फंक्शंस यानी कंपोनेंट बना हुआ है जिसको हम फ्रैगमेंट में यूज किए हुए इस तरह से। अब इसको समझना है कि अगर आप इसको आप नहीं लिखते हो, इसको आप हटा देते हो, ठीक है, इस तरीके से, और आपने लिखा एक कोड लिखा, अब आप जाते हो इसको क्या करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई एरर नहीं आ गया आपका। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाते हो एक और लाइन लिखते हो, आप सोचते हो कि यहाँ पे पैराग्राफ में मैं कुछ लिखूं, हेलो समथिंग लिखूं, जब आप इसको सेव करोगे तो यहाँ पे देखो एरर दे रहा है, ठीक है। अब एरर क्या दे रहा है कि JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पैरेंट, यानी जो रिटर्न कर रहा है ये एक ही पैरेंट रिटर्न करेगा। या तो आप इस कोड को क्या करो, एक पैरेंट बना दो, यानी डिवीजन इस तरीके से, और ये सारे कोड को इस डिवीजन के अंदर डालो, ठीक है, ऐसे तो ये काम कर जाएगा। या फिर एक फ्रैगमेंट होता है जो रिएक्ट का होता है, ये वाला यूज करो और इसके अंदर, ठीक है, ये भी आपका काम करेगा, ठीक है। यानी एक नियम है इसके अंदर, जैसे उसके अंदर कि कंपोनेंट के अंदर क्या करता है, एक ही पैरेंट को वो रिटर्न करेगा, एक से ज्यादा नहीं करेगा। लेकिन इसको अगर हम हटा देंगे तो यहाँ पे एक पैरेंट ए भी है, एक पैरेंट ए भी है, अलग अलग दोनों है, ठीक है। तो एक पैरेंट आपको बनाना पड़ेगा, रैप करना पड़ेगा और सारे कोड को, ये सबसे पहले। या तो
आप पैराग्राफ के अंदर डालो, डिवीजन के अंदर डालो, यानी कोई एक एलिमेंट होना चाहिए, अदरवाइज आप फ्रैगमेंट का यूज यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट में एक हमने यहाँ पे लिखा है import app.css, यानी ये क्या है, एक CSS फाइल बना हुआ है जिसको हम उस पेज में इंपोर्ट किए हुए हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, एक रूट जो आईडी है उसका कुछ दिया हुआ है यहाँ पे कि उसका मैक्सिमम विड्थ क्या होना चाहिए, मार्जिन पैडिंग दिया हुआ है, और एक क्लास बना हुआ है डॉट मी, एक क्लास है मी नाम से, जिसका जो कलर होगा यानी फॉन्ट कलर होगा उसको रेड करना है। बस इतना ही लिखा है, आप जो भी चाहो सीएसएस यहाँ पे लिख सकते हो। और इसको हमने क्या किया है, इसको हमने यहाँ पे कॉल किया है, इंपोर्ट किया उस फाइल को। आप इसको इंपोर्ट नहीं करोगे तो उसके अंदर जो क्लासेस लिखे हुए हैं, डिफाइन किया हुआ है, उसको यहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो एक एक करके मैं चलता हूँ, आपको मैं बताता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक फाइल ऑलरेडी बनाकर कुछ प्रोग्राम्स को, कोड को लिख करके यहाँ पे हम रखे हुए हैं। ठीक है, इसको एक एक करके हम लोग चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे सिंपल सा चीज है। सबसे पहला जो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे एक वेरिएबल्स लिया है। ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल्स लिया है तो अब इस दोनों वेरिएबल्स को अगर हमको डिक्लेयर करना है तो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिक्लेयर किया। अब इस दोनों के वैल्यूज को मुझे ऐड करना है और देखना है क्या है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं और ए वाला लाइन हमने यहाँ पे, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे उस लाइन को लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, ये एक वेरिएबल है नम, दूसरा वेरिएबल या num1, नम का वैल्यू 10 है, num1 का वैल्यू 20 है, यानी जावास्क्रिप्ट का कोड है। ये तो एचटीएमएल में हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या किया, जब यहाँ पे एचटीएमएल का कोड लिखा जेएसएस के अंदर, तो मुझे क्या करना होगा, इसको जब एडिशन करना होगा तो जावास्क्रिप्ट का एक कोड लिखना पड़ेगा। तो जो जावास्क्रिप्ट का जो एक्सप्रेशन या कोई भी कोड लिखेंगे वो कहाँ लिखेंगे, वो इस ब्रैकेट में लिखेंगे, जो एंगुलर ब्रैकेट मेरा है इसके अंदर लिखेंगे। तो इसमें हमने क्या लिखा, नम का वैल्यूज प्लस num1 का वैल्यूज। अब देखो कि मेरा रिजल्ट है क्या दे रहा है, तो रिजल्ट इज 30, यानी दोनों को क्या समझा, इस कोड को समझा कि जावास्क्रिप्ट का कोड है। जावास्क्रिप्ट में जब ऐसे लिखते हैं इसका मतलब क्या है कि दो अलग अलग वेरिएबल्स के वैल्यू को जोड़ देना है। ठीक है, तो ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे कोड आ गया है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये इसको हमने यहाँ पे कॉल किया। अब देखो, यहाँ पे हमने बताया था ना कि जो क्लास है, तो यानी एक पैराग्राफ है, इसका क्लास है मी, मैंने यहाँ पे डाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास नहीं देना है, क्लास नेम देना पड़ेगा। जो रूल्स हमने बताया था वो रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो कैमल केस जो हमने बताया था वो कैमल केस यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है क्लास नेम एग्जाम्पल, सिंपल पैराग्राफ है जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और इस पे हमने एक क्लास डिफाइन किया मी। और इस मी कहाँ पे लिखा हुआ है इसका सीएसएस, वो पर्टिकुलर वो जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आपका app.css के अंदर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कलर रेड, ये लिखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ जा करके इसको सेव करते हो और देखते हो तो देखो नीचे आ गया। यानी इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, क्लास का यूज कर रहे हैं। यानी सीएसएस के अंदर एक स्टाइल डिफाइन किया हुआ है ये क्लास के नाम के साथ, मी के साथ, जिसको मैंने यहाँ पे एसोसिएट किया है। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आ रहा है इसको क्या कर दिया, कलर उसका रेड कर दिया है। ठीक है, इसी तरीके से मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे देखो एक वेरिएबल्स है। ठीक है, नेम, मैंने एक वेरिएबल लिया नेम। ठीक है, और यहाँ पे इस वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर किया, वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया। ठीक है, अब इसके वैल्यूज को मुझे शो करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा लिखेंगे एक पैराग्राफ यूज करके उसके वैल्यूज को। हम ये जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं आपको, ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग कैसे यूज कोड को कर रहे हैं। ठीक है, ये जब कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगी तो किसी भी तरह का ऐप जब आप बनाने जाओगे, वेबसाइट बनाने जाओगे, उसमें आसानी से सारे चीज को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। देखो माय नेम इज राकेश यहाँ पे आ गया।
ठीक है? ये छोटा-छोटा पहले चीज़ों को समझा करके फिर एक छोटा-सा प्रोजेक्ट बना करके भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो पहले कांसेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा चीज़ है कि मैं फिर चलता हूँ कहाँ पे, एक मैं ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, ठीक है? ये मेरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, सिंपल। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है कि आपका पेयर में वैल्यूज होता है, यानी उसका वेरिएबल्स का नाम और वैल्यू, जिस तरीके से कंसेप्ट को आप समझ सकते हो, ठीक है? यानी पेयर में रहेगा उसका वेरिएबल्स और उसका वैल्यू, उसका वेरिएबल उसका वैल्यू, जिस तरीके से। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट है, इसमें कलर एक नाम है, फॉन्ट साइज भी नाम है, ऐसा नहीं कि प्रीडिफाइंड चीजें हैं, वो हमने यूज नहीं किया है यहाँ पे। अब इसको देखना अगर है कि कैसे इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक पैराग्राफ लिया है, ठीक है? एक पैराग्राफ लिया है यहाँ पे, और इस पैराग्राफ में क्या किया, लिखा हमने दिस इज स्टाइल ऑब्जेक्ट, यानी ये डिस्प्ले करेगा पैराग्राफ में। और इसके ऊपर जो इनलाइन स्टाइल होता है, आपने सीएसएस से पढ़ा होगा इनलाइन स्टाइल, वो स्टाइल ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट्स है, वैल्यूज है, वो यहाँ पे आकर के अप्लाई कर दिया। अब क्या करेगा, इसका फॉन्ट साइज हो गया या फिर उसका जो कलर हो गया, चेंज कर दिया। सो दिस स्टाइल ऑब्जेक्ट इस तरीके से दिखा दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली हम यूज कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट, ठीक है? दूसरा चीज है कि आपने यहाँ पे लिया, क्या लिया, एक और सॉरी, आपने एक और वेरिएबल्स लिया है यहाँ पे, ये देखो, ठीक है? ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में हमने क्या लिया, फर्स्ट नेम लिया, लास्ट नेम, ये मेरा क्या हो गया, प्रॉपर्टी, और ये मेरा वैल्यूज हो गया, ठीक है? इस तरीके से। अब इसको अगर यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, इसको यूज करने के लिए आप यहाँ पे देखो, इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है? कैसे यूज किया हमने, तो उस प्रॉपर्टी का नाम, यानी जावास्क्रिप्ट क्या, एंगुलर जो ब्रैकेट सॉरी ये जो कर्ली ब्रेसेस है, इसके अंदर में लिखा यूजर, यूजर क्या है, इस ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट फर्स्ट नेम, इसका क्या है, ये प्रॉपर्टीज, ठीक है? तो इसके साथ जो प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है, उसके अंदर जो वैल्यूज है उसको डिस्प्ले कर देगा, यहाँ पे इस से कर देगा। तो ये क्या हो रहा है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर प्रॉपर्टीज और वैल्यूज असाइन किया। अब जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट ले करके डॉट यूज करेंगे तो प्रॉपर्टी के साथ आप उसके वैल्यूज को आप देख सकते हो। देखो, राकेश कुमार आ गया, ठीक है? तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं आपका। दूसरा चीज है कि एरे, हमने एक एरे लिया, ठीक है? तो इस तरीके से एरे आप बना सकते हो। एरे को हमने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, बनाया इस तरीके से। अब एरे के वैल्यूज को शो करना है, तो सिंपल सा क्या करना है, कुछ नहीं करना, पैराग्राफ के अंदर उस वैल्यूज को हम यहाँ पे, इस दोनों को लेकर के चलो आप यहाँ पे, ठीक है? अब हमने क्या किया, इसको यहाँ पे पेस्ट किया। अब देखो इसमें क्या है, फ्रूट्स है, फ्रूट्स क्या एरे है, और एक फ्रूट्स यहाँ पे हमने दिया 0, यानी इंडेक्स वैल्यू। तो एरे में आपने देखा होगा कि जिस इंडेक्स नंबर आप देते हो, उस इंडेक्स में जो वैल्यू होता है वो डिस्प्ले कर देता है। यहाँ पे 0 1 2 इस तरीके से दिया हुआ है, और इसमें क्या शो करेगा, सो देखो, अगर आप देखते हो तो देखो, यहाँ पे एप्पल, मैंगो, बनाना तीनों दिखा दिया जब हमने ऑब्जेक्ट का नाम लिया। और यहाँ पे हमने क्या किया, इंडेक्स नंबर दिया, इसलिए 0 इंडेक्स में जो वैल्यूज है उसको शो किया यहाँ, ठीक है? तो इस तरह से एरे को हम लोग यूज कर सकते हैं। एरो को यूज करने के बाद एक और तरीका है कि अगर आप वन बाय वन आप एक लिस्ट बना करके देखना चाहते हो, तो आपको एक लूप बनाना पड़ेगा। जो लूप यहाँ पे फॉर लूप टाइप का यूज नहीं करके हमें मैप फंक्शन यूज करना पड़ेगा रिएक्ट के अंदर, क्योंकि डायरेक्टली इसके अंदर हम इफ या फिर लूप यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसको मैं डिटेल में समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे हमने इवल टैग लिया। इवल टैग का मतलब क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट में एक दिखाएगा, जिसमें एक लिस्ट आइटम होता है, तो इसके लिए एल हमने किया। हमने क्या किया, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज किया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड इसी के अंदर लिखना होता है। यहाँ पे हमने लिखा ऑब्जेक्ट का नाम, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है, एरे बनाया था, डॉट मैप, और इसके अंदर दो पैरामीटर लिया, एक लोकल वेरिएबल है और एक इंडेक्स नंबर है, ठीक है? तो जितने भी इंडेक्स होगा उतने बार ये लूप चलेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक। यानी ये क्या है, ये आपका है
एरो फंक्शन, तो इसको हमने यूज किया और एरो फंक्शंस के अंदर क्या किया कि इक्वल टू इंडेक्स नंबर आ गया और यहाँ पे फ्रूट्स के अंदर क्या आ गया, उसका जो वैल्यूज होगा वो आ जाएगा। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, इंडेक्स नंबर एरो फ्रूट्स का नाम इस से मुझे डिस्प्ले करेगा। देखो इसका आउटपुट कैसे आता है, देखो एप्पल मैंगो बनाना, यानी एप्पल मैंगो जो भी है लूप के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है वो आपको डिस्प्ले करते हुए चला जा रहा है। ये हो गया इंडेक्स, जीरो के ऊपर जो वैल्यूज है उसको डिस्प्ले करो, फिर आपका वन के ऊपर, फिर टू के ऊपर और लिस्ट के अंदर दिखा रहा है, इसलिए लूप आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लूप जो मैप यूज करके हम लोग मैप फंक्शन यूज करते हैं और इसके साथ यूज करते हैं एरो फंक्शन। ठीक है, अब क्या है, इसके बाद है मेरा कि इसको एक और तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं इफ एल्स का। जो हमने बोला था ना कि डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक फंक्शन होता है जो हमने बताया था, वो फंक्शन यूज करके आप इसका यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है इज लॉगिन करके एक हमने वेरिएबल्स बनाया है जिसके अंदर बुलियन वैल्यूज है। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल्स बनाया। देखो यहाँ पे तो कॉन्स्ट इज लॉगिन आईडी फॉल्स है बाय डिफॉल्ट। अब मुझे यूज करना है वो वाला फंक्शन, वो वाला फंक्शंस में क्या है, इस तरीके से यूज करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है इस तरीके से। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे जा करके इसको पेस्ट किया। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो फंक्शन है कौन सी वाले फंक्शन है, जो मैंने आपको बताया था वो फंक्शन है आपका ये वाला, immediately invoked functions expression IIFE, ये वाला फंक्शन एरो फंक्शन हम लोग यूज यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, चेक किया, यानी ये चीज लिखना पड़ेगा आपको इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर और यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये वाला चीज, यानी उसको क्लोजिंग से लेकर के यहाँ तक। और इसके बीच में आप जावा स्क्रिप्ट का जो कोड है वो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं, इफ एल्स वगैरह यूज आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने डाला इफ इज लॉग्ड इन देन वेलकम बैक, मैसेज के अंदर स्टोर हो जाएगा ये लाइन, अदरवाइज एल्स में ये वाला लाइन क्या करेगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब फाइनली जब मेरा इफ कंडीशन बाहर निकलेगा तो डिवीजन के अंदर मैंने क्या किया, इस मैसेज वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज है उसको हम यहाँ पे क्या कर दिखा रहे हैं, यानी क्या मैसेज आएगा H1 या H1 टैग में आएगा वेलकम बैक या प्लीज लॉग इन, अगर फॉल्स होगा तो प्लीज लॉग इन, अगर वो ट्रू होगा तो वेलकम बैक आएगा। अगर आप देखते हो इसको तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, कुछ छूटा है क्या, एरर आ रहा है, एरर आ रहा है, कहाँ पे एरर आ रहा है, एक बार देखो। ट्यूबवेल के अंदर हमने क्या किया, ठीक है ठीक है, यहाँ पे तो कुछ एक सेकेंड, सॉरी, मैसेज करके हमने कोई वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं किया होगा इसलिए एरर आ रहा है यहाँ पे। तो हमने क्या करना होगा, यहाँ पे ये वाला वेरिएबल्स डिक्लेयर करना होगा, तो अनडिफाइंड वेरिएबल्स है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जाकर उस वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देना होगा, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ गया इज लॉग्ड इन, क्यों, क्योंकि फॉल्स है। अगर इसको मैं करता हूँ ट्रू, ट्रू करता हूँ, अब मैंने देखो आउटपुट। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको कॉम्प्लेक्स कुछ कोड लिखना है तो आप इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आपको अगर देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो हमने क्या किया, एक और वेरिएबल्स बनाया है इस तरीके से, आप एक बार मैं आपको लेकर चलता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर दिया। तो ये इसीलिए मैंने बना कर रखा है कि ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और आपको भी समझने में आसानी हो, आपका भी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। आप थोड़ा-सा समय वीडियो पे देख कर के भी सारा चीज़ अच्छे तरीके से समझ लो, नहीं तो इतना चीज़ अगर मैं टाइप करता रहूँ तो वीडियो का जो लेंथ होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल से लिया रोल जिसके अंदर एडमिन हमने डाला, एक इज एडमिन करके एक वेरिएबल बनाया जिसमें ट्रू डाला और एक वेरिएबल सम बाय डिफॉल्ट 0 उसके अंदर है। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर अप्लाई करवाया, हमने 2-3 चीज़ अप्लाई करवाया है।
तो मैं दिखा देता हूँ। एक है कि आप एडमिन हो तो वेलकम एडमिन बोलेगा, अगर आप एडिटर हो तो वेलकम एडिटर बोलेगा। रोल का वैल्यू क्या होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है वही बटन्स का, अगर इस एडमिन है तो आपका बटन ये विजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और तीसरा चीज़ हमने एक फॉर लूप नॉर्मल फॉर लूप यहाँ पे लगाया है, जो क्या कर रहा है उसको ऐड कर दे रहा है, जो डायरेक्टली आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला जो चीज़ यहाँ पे देखो हमने क्या किया यहाँ पे जो रोल है, जो वेरिएबल्स है, इसमें अगर एडमिन होगा तो ये वाला रिटर्न कर दो, इस लूप में जाएगा। मल्टीपल एल्स है यानी एल्स इफ है, अगर एक कंडीशन है तो ये वाला काम करो। अगर जो भी ये सैटिस्फाई नहीं हुआ तो एल्स पार्ट में जाएगा। ये जो नॉर्मल आप कोई भी प्रोग्राम में इफ एल्स यूज़ करते हो, वो वाला चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे हमने क्या किया, डिवीज़न किया। डिवीज़न में हमने क्या लिखा, हेलो यूजर इस तरह से दिखाएगा और यहाँ पे दिखाएगा इज एडमिन, अगर इसका वैल्यू ट्रू है तो ये डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स करेगा। तो इज एडमिन का अगर आप देखते हो तो क्या है, ट्रू है यानी डिस्प्ले करेगा। हालांकि क्लिक करने के बाद कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमने कुछ फंक्शंस के साथ एसोसिएट नहीं किया है। दूसरा यहाँ पे किया इज लॉगिन, वेलकम बैक, ठीक है। अगर ये लॉगिन जो है इज लॉगिन अगर ट्रू होगा तो वेलकम बैक आएगा, अगर फॉल्स होगा तो ये वाला मैसेज जो टर्नरी जो ऑपरेटर था टर्नरी वो, और ये आपका जो लूप है नॉर्मल लूप जो 5 बार चलेगा और उसके वैल्यूज को हमने जस्ट सम के अंदर इंक्रीमेंट करके यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है। तो आप इसका आउटपुट अगर देखोगे तो इस तरीके से इसका आउटपुट आ रहा है, देखो हेलो यूजर आ गया। अगर वो फॉल्स रहेगा तो ये वाला नहीं आता। वेलकम एडमिन आ गया, अगर रोल में कुछ और होता तो यहाँ पे कुछ और दिखाई देता। वेलकम बैक या सम ऑफ प्लेसेस से दिखा दिया। तो ये चीज है बेसिकली हमारा क्या चीज, जेएसएक्स जब हम यूज करेंगे तो जेएसएक्स के अंदर कैसे एक्सप्रेशन यूज करेंगे, कैसे एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे, कैसे लूप यूज करेंगे, कैसे कंडीशंस यूज करेंगे, ठीक है। ये सारा चीज आपको यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये कोड आपको चाहिए तो आप मुझे जस्ट कमेंट में लिख देना, मैं उसमें शेयर कर दूंगा और आप इसको अपना देख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी, जो चीजें हमने यहाँ पे आपको बताया है। बाकी जो चीजें हैं फॉर ईच हो गया या कंडीशनल प्लस जो लूप है वो हमने दिखाई दिया है कुछ। तो कुछ चीजें हैं जो डायरेक्टली आप जेएसएस के बाहर यूज कर सकते हो, लेकिन अगर जेएसएस के अंदर लिखना होगा तो आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर वो यूज करना पड़ेगा, जो हमने बताया है आई करके जो है वो आपको यूज करना पड़ेगा। So JSX only allows expression, not statements. So you cannot directly write a for or a while loop inside the JSX, लेकिन पैरो फंक्शन उसके जरिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हमने समझा कि JSX क्या है, एक्सप्रेशन के बारे में, एट्रीब्यूट्स के बारे में, इफ स्टेटमेंट यूज किया, JSX यूज किया, ताकि जब आप एक वेबसाइट बनाना सीखोगे, डायनेमिक वेबसाइट बनाना सीखोगे तो वहां पे जेएसएक्स का यूज करना पड़ेगा और एक्सप्रेशन एट्रीब्यूट्स को आपको यूज करना पड़ेगा। किस चीज के लिए, तो बिजनेस लॉजिक लिखने के लिए, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसमें कोई चीज का दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, ताकि मैं आपको रिस्पॉन्स करूं और मैं और भी अच्छे तरीके से समझाने का मैं कोशिश करूंगा। चलो तब तक अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए